हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमने इससे पहले पहले MHI09 की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप एक बार उसे ध्यान से देख लेना। आज हम MHI 109 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो सब टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, चाहे डबल स्पीड से देख लें, पर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अपने आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 1857 के विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए, या कुछ भी 1857 के विद्रोह पर आपका क्वेश्चन आएगा। तो उसमें बताएंगे कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाता है। इसे कुछ इतिहासकार सिपाही विद्रोह, कुछ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और कुछ जन विद्रोह भी मानते हैं। विद्रोह के कारण क्या थे? इसके विभिन्न कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति और राज्य का हड़प नीति जो थी ना वो। आर्थिक कारण, किसानों, कारीगरों और जमींदारों पर करों का बोझ और पारंपरिक उद्योगों का विनाश। धार्मिक और सामाजिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह को धर्म में हस्तक्षेप समझा गया। साथ ही ईसाई धर्म में धर्मांतरण का भी डर था। सैन्य कारण की बात करें तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, वेतन में असमानता और 1857 में नई एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। विद्रोह की विशेषताओं की बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, फिर दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली आदि में फैल गया। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको इसको और ज़्यादा डीपली जानना है तो आप 1857 का विद्रोह बाय GK बैंक लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने इसको पूरा अच्छे से बताया हुआ है। विद्रोह की प्रकृति की बात करें तो कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत सिपाहियों ने की थी। BD सावरकर और कुछ भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, क्योंकि इसने विभिन्न वर्गों की भागीदारी हुई इसमें। और विद्रोह का नेतृत्व पारंपरिक नेतृत्व ने किया, जिसमें जनता और सिपाही दोनों शामिल थे, पर यह विफल हुआ था। उसके कारण थे एकता और संगठन का अभाव था। सीमित क्षेत्र तक ये सीमित रह गया, ज़्यादा फैल नहीं पाया। और अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति और संसाधनों की श्रेष्ठता और नेतृत्व में समन्वय की कमी के कारण ये असफल हो गया। इसके परिणाम ये हुए कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय समाज में सामंतों और जमींदारों को संरक्षण देकर अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत की। भारतीय सेना में संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय असंतोष का पहला बड़ा विस्फोट था। यद्यपि यह सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला रखी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर आधुनिकवादी सिद्धांत। तो बताएंगे कि राष्ट्र क्या होता है? समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूभाग और सामूहिक पहचान से जुड़ा हुआ एक समुदाय, जिसको मिलकर क्या बनता है? एक पूरा राष्ट्र बनता है। राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो इस राष्ट्र के प्रति निष्ठा, स्वतंत्रता और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद क्या है? आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद मानता है कि राष्ट्र
और राष्ट्रवाद आधुनिक युग की उपज है। यह औद्योगिकरण, पूंजीवाद, संचार साधनों के विकास और राज्य निर्माण से जुड़ा है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखना कि आधुनिकतावाद और राष्ट्रवाद में आधुनिकतावादी विद्वानों के क्या विचार हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको कंटेंट यही लिखना है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। अब हम प्रमुख आधुनिकतावादी विद्वान और उनके दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। अर्नेस्ट गेल्नर औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक समरूपता की आवश्यकता को इन्होंने जन्म दिया। राष्ट्रवाद का उदय औद्योगिकरण और शैक्षणिक प्रणाली के विस्तार के साथ जुड़ा हुआ है। बेनेडिक्ट एंडरसन राष्ट्र को काल्पनिक समुदाय कहा इन्होंने। मुद्रण क्रांति और संचार साधनों ने साझा पहचान बनाई जिससे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, ऐसा इनका मानना है। फिर एरिक हॉब्सबॉम राष्ट्रवाद को गठित परंपराओं का परिणाम इन्होंने बताया। राज्य ने राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतीकों, परंपराओं और इतिहास का उपयोग किया है। फिर अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र को रोजाना जनमत संग्रह की तरह बताया, जिसमें लोग साझा इतिहास और इच्छा के आधार पर एक राष्ट्र का हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज। कई देशों में विभिन्न भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय के कारण राष्ट्रवाद को एकता बनाए रखने में बहुत कठिनाई हुई। जैसे भारत में भाषाई विविधता, यूरोप में जातीय अल्पसंख्यक। वैश्वीकरण की बात करें तो आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने सीमाओं की प्रासंगिकता को चुनौती दी। वैश्विक बाजार और संचार ने राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर किया। उपराष्ट्रवाद और क्षेत्रीयता। क्षेत्रीय पहचान राष्ट्र की साझा पहचान को चुनौती देती है, जैसे स्पेन में कैटेलोनिया, भारत में पंजाब, कश्मीर आदि। धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष है एक तरीके से। जैसे पाकिस्तान में इस्लामी राष्ट्रवाद है, भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव। यूरोपीय संघ जैसे संगठनों ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चुनौती दी है। क्षेत्रीय संगठनों में शामिल होने से राष्ट्रवाद की सीमाएं पुनर्परिभाषित होती हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्र और राष्ट्रवाद को आधुनिक आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवर्तनों की उपज मानते हैं। राष्ट्रवाद ने आधुनिक समाज में एकीकरण, पहचान और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को बल दिया, लेकिन वैश्वीकरण, उपराष्ट्रीय पहचान और बहुसांस्कृतिक चुनौतियों ने इसके स्वरूप और प्रासंगिकता को चुनौती दी है। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। फिर अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन पे आता है क्वेश्चन। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 अंग्रेजी वस्त्रों और वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देने वाला एक व्यापक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक शोषण का विरोध और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। स्वदेशी आंदोलन के उदय के कारण उत्तरदायी कारक क्या क्या हैं? राजनीतिक कारक। 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिससे लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश बढ़ा। इसे फूट डालो राज करो की नीति के रूप में देखा गया। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां। भारतीयों को प्रशासनिक पदों से दूर रखा गया और भारतीय प्रेस और शिक्षा पर नियंत्रण रखा उन्होंने। आर्थिक कारक की बात करें तो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय उद्योगों और कुटीर उद्योगों का बिल्कुल ही विनाश हो गया। अंग्रेजी कपड़ों और वस्तुओं ने भारतीय बाजारों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
भारतीय किसानों पर बढ़ते कर, अकाल, गरीबी और आर्थिक शोषण भी इसका एक कारण रहे। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण और शिक्षा के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भारतीय संस्कृति और स्वावलंबन पर जोर दिया। अत्याचार और अपमानजनक नीतियाँ, पुलिसिया दमन और भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी इसका कारण था। और भारतीय समाज में यह भेदभाव बढ़ गया कि और अंग्रेजी शासन भारतीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। ये भय भी लोगों में उत्पन्न हो गया, जिसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। इसका प्रभाव ये हुआ कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया लोगों ने, और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना, जैसे बंगाल के बुनकरों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं का भी प्रसार हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने भविष्य के आंदोलन जैसे असहयोग और नागरिक अवज्ञा के लिए एक बेस मतलब आधार तैयार किया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का उदय बंगाल विभाजन के विरोध से जुड़ा हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में, जिसमें ब्रिटिश शोषण, आर्थिक दुर्दशा और भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है। तो आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा ये वह विचारधारा जिसमें किसी राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा और वृद्धि सर्वोपरि मानी जाती है। आई होप इससे पहले वाले दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, किसके बारे में? आर्थिक राष्ट्रवाद। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कैसा? अर्थव्यवस्था से संबंधित राष्ट्रवाद। इसमें किसके राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा और उसको बढ़ाने में, आर्थिक हितों को बढ़ाने की बात करी जाती है। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उद्योगों का विकास करते हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण, रोजगार सृजन और औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना होता है, ताकि राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो सके। भारतीय संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास की बात करें तो सबसे पहले प्रारंभिक चरण 19वीं सदी से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश आर्थिक शोषण और निष्कर्षण की नीति का विरोध करना शुरू किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निष्कासन सिद्धांत का उल्लेख किया। जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। फिर अपना स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी उद्यम, बंगाल में कुटीर उद्योग, बुनाई, साबुन, कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक आत्मनिर्भरता को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। गांधी युग की बात करें, सन 1915 से 1947 महात्मा गांधी ने खादी और ग्रामोद्योग पर बल दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और चरखा आंदोलन शुरू किया। आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना और अंग्रेजी व्यापारिक हितों को कमजोर करना था। अन्य प्रयास की बात करें तो टाटा जैसे उद्योगपतियों द्वारा स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बैंकों और बीमा कंपनियों की स्थापना का प्रयास किया गया। भारतीय बाजार में भारतीय पूंजी और श्रम को महत्व दिया गया।
आर्थिक राष्ट्रवाद के महत्व की बात करें तो उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण का विरोध किया गया। भारतीय बाजार में स्वदेशी वस्तुओं और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन को जोड़ा और राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का विकास हुआ और आत्मनिर्भरता की ओर क्या हुए, लोग प्रेरित हुए। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि आर्थिक राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ आर्थिक स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारतीय समाज को प्रेरित किया। यह विचार भारत में औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संघर्ष के दौरान विकसित हुआ और स्वदेशी आंदोलन, खादी आंदोलन और कुटीर उद्योगों के विकास में दिखाई पड़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में टिप्पणी कीजिए, चर्चा कीजिए या फिर उसको विस्तार से बताइए या परीक्षण कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में हुआ। राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग को जन्म दिया, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं ने इसे दिशा दी। राष्ट्रवाद की विभिन्न विचारधाराओं के और दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवाद। समय 1885 से 1905 की बात है, जब कांग्रेस का प्रारंभिक चरण चल रहा था। इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। विशेषताएं हैं संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश सरकार से सहयोग द्वारा सुधारों की अपेक्षा, प्रार्थना, याचिका और बहस के माध्यम से सुधार नीति, ब्रिटिश शासन में सुधार और भारतीयों की भागीदारी की मांग, ड्रेन ऑफ वेल्थ, करों में कमी, भारतीयों को उच्च नागरिकों के अवसर जैसे मुद्दों पर ध्यान देना। इसकी कुछ सीमाएं थी, जैसे ब्रिटिश सरकार ने इसके अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे युवा राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ा। अब बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद की। इसका टाइम पीरियड है 1905 से 1919। इसके प्रमुख नेता थे बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिसको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारों के माध्यम से स्वराज की मांग की गई। अंग्रेजों से कोई सहयोग नहीं बल्कि स्वदेशी और बहिष्कार की नीति अपनाई। जनता को आंदोलन में शामिल करने पर बल दिया गया। स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति के गौरव का प्रचार हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। सीमाएं थी इसकी कि ब्रिटिश दमन और कांग्रेस में मतभेद के कारण क्या हुआ, आंदोलन में सीमित सफलता मिली आंदोलन को। गांधीवादी राष्ट्रवाद की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1919 से 1947। इसके प्रमुख नेता थे कौन, हमारे एकमात्र महात्मा गांधी। विशेषताएं हैं सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित आंदोलन, जनसाधारण, किसानों और मजदूरों को आंदोलन से जोड़ना, चरखा, खादी, ग्रामोद्योग के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया। हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन और समाज सुधार का दृष्टिकोण और कांग्रेस को जन आधारित संगठन में परिवर्तित करना। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो गांधीवादी नीति के कारण कई बार आंदोलन बीच में स्थगित हुए। चरमपंथी नेताओं और युवाओं में अहिंसात्मक दृष्टिकोण पर असहमति रही। अगर इन दोनों की तुलना करें तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसके प्रमुख नेता है गोखले, नौरोजी और प्रमुख विधि है याचिका, प्रार्थना और बहस और लक्ष्य है संवैधानिक सुधार। उग्रवादी के नेता कौन थे? तिलक, लाल बाल पाल और
इसकी विधि थी स्वदेशी अपनाना, बहिष्कार करना विदेशी चीज़ों का और जनता को इकट्ठा करना और स्वराज की प्राप्ति करना। वहीं गांधीवाद का बात करें तो इसके प्रमुख नेता गांधी जी थे और सत्याग्रह, अहिंसा और जन भागीदारी से इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वतंत्रता और समाज सुधार पे काम किया। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद ने उदारवादी दृष्टिकोण से उग्रवादी राष्ट्रवाद तक और फिर गांधीवादी राष्ट्रवाद तक विकास किया। सभी दृष्टिकोणों का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना था, लेकिन उनकी पद्धति, विचारधाराएं और आंदोलन की रणनीतियां अलग अलग थी। इन विचारधारात्मक धारणाओं ने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक, गहरा और जन आधारित बना दिया। सबका मोटो तो एक ही था, सबका लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना और अंग्रेजों को भगाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम करेंगे अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आया या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारत पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। तो हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो में लिखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर गहरे परिवर्तन किए, जिसने दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़े और स्वतंत्रता संग्राम के बीज बो गए। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, व्यापारिक कृषि, किसानों को नकदी फसलों जैसे नील, कपास, अफीम की ओर मोड़ा गया। किसने मोड़ा, अंग्रेजों ने। फिर जमींदारी व्यवस्था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, अन्य क्षेत्रों में रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जिसके कारण किसानों पर कर का अत्यधिक बोझ पड़ा। फिर कृषि संकट, अकाल और किसानों की कर्ज में डूबने की स्थिति आ गई। औद्योगिक प्रभाव पड़े कि पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का तो बिल्कुल पतन हो गया, सस्ती मशीनें निर्मित वस्त्रों के आयात से। भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। देसी उद्योग और शिल्प कला का ह्रास हुआ और इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव, भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन पर निर्भर हो गया। भारत से धन का निष्कासन, दादा भाई नौरोजी ने इस प्रकार प्रकाश डाला। रेलवे और संचार विकास का उद्देश्य प्रशासनिक और आर्थिक शोषण था। रेलवे का और संचार का जो विकास किया था वो क्यों किया था, ताकि अंग्रेजों का प्रॉफिट हो सके, ना कि भारतीयों का। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो शिक्षा का प्रभाव, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, आधुनिक शिक्षा का प्रसार था। नई मध्यम वर्गीय चेतना और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। पाश्चात्य विचारों का प्रसार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता। सामाजिक सुधार, सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह कानून बना। जातिगत भेदभाव और बाल विवाह के विरुद्ध चेतना का विकास हुआ। ईसाई मिशनरियों का प्रसार, धर्मांतरण की गतिविधियां और धार्मिक असंतोष। बात करें शहरीकरण की, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरी केंद्रों का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और गरीबी, जबकि शहरी क्षेत्रों में सीमित रोजगार के अवसर थे। राजनीतिक प्रभाव हुआ क्या कि एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हुई। ब्रिटिशों ने पूरे भारत में एक समान प्रशासनिक ढांचे को लागू किया। भारतीय न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा और संचार माध्यमों ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 और अन्य राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया।
विभाजन और फूट डालो की नीति, हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देने की नीति, बंगाल विभाजन 1905 जैसी घटनाओं ने विभाजन की राजनीति को भी जन्म दिया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, पारंपरिक सामाजिक संरचना में बदलाव लाया और आधुनिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। इन प्रभावों ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाया और भारतीय समाज के प्रत्येक पहलू पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब हम अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939, बिना भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। युद्धकालीन दमनकारी नीतियों, कर वृद्धि और महंगाई से जन में क्या था, लोगों में असंतोष बढ़ा। अगस्त प्रस्ताव 1940, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता का अस्पष्ट आश्वासन दिया, परंतु भारतीय आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की। भारतीय नेताओं ने इसे अपर्याप्त माना। क्रिप्स मिशन 1942, भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग के बदले डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया गया। इस मिशन की विफलता ने भारत की जनता को बिल्कुल हताश कर दिया। जन असंतोष और राष्ट्रवादी भावना, गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध अंतिम निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया। आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी ने आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी का नारा था करो या मरो, डू और डाई। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सहित सभी शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतः स्फूर्त रूप में फैल गया। फिर से फैल गया। आंदोलन का स्वरूप स्वतः स्फूर्त जन सहभागी से युक्त एक आंदोलन बना। ग्रामीण क्षेत्रों, छात्रों, मजदूरों और महिलाओं की भागीदारी इसमें थी और सरकारी दफ्तरों, रेलवे लाइनों, संचार साधनों पर हमले किए। समानांतर सरकारों की स्थापना, जैसे बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में प्रताप सरकार। ब्रिटिश दमन नीति, आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा और गोलीबारी, हजारों गिरफ्तारियां हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव की बात करें तो अल्पकालिक प्रभाव थे। ब्रिटिश शासन ने आंदोलन को दमन से दबा दिया। कांग्रेस पर प्रतिबंध, नेताओं की गिरफ्तारी हुई। बड़े पैमाने पर जनता की हताहत और गिरफ्तारी हुई। दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो ब्रिटिश शासन ने समझ लिया कि भारत पर शासन जारी रखना कठिन होगा। भारतीय जनता में स्वतंत्रता के लिए अटल संकल्प विकसित हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक मोड़ आया और विश्व में यह संदेश गया कि भारतीय अब स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की वैधानिक और भारतीयों ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। किसको? वैधानिकता को। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक और व्यापक जन आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। यह गांधी जी के नेतृत्व में जनता की स्वतंत्रता की अंतिम पुकार थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब आज़ादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1920 और 1930 के दशक में यूपी और बिहार में राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन के बीच संबंध। तो इसके इंट्रो में लिखेंगे कि 1920 और 30 के दशक में भारत में राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन का आपसी संबंध गहराता गया। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और इन आंदोलनों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सामाजिक आधार और जन समर्थन प्रदान किया। पृष्ठभूमि क्या थी कि कृषि संकट उत्पन्न हुआ, भारी लगान थी, बेदखली हो गई, महाजनी शोषण और महंगाई। और राष्ट्रवादी जागरूकता, कांग्रेस, गांधी जी और स्थानीय नेताओं के कारण राजनीतिक चेतना बढ़ी। असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930।
किसान आंदोलनों से जुड़े और किसानों को सक्रिय किया गया। यूपी और बिहार में किसान आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश एकरी आंदोलन 1921, किसानों ने भारी लगान और बेदखली के विरोध में आंदोलन किया। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अवध क्षेत्र में किसानों को संगठित कर आंदोलन में भागीदारी करी। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर न देने की नीति अपनाई। वस्त्रों का बहिष्कार किया और टैक्सेस नहीं दिए। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों ने नमक सत्याग्रह और कर न देने में भी भाग लिया। बात करें बिहार की, तो किसान सभा की स्थापना 1936, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल साकृत्यायन जैसे नेताओं का योगदान। जमींदारी शोषण, बकाया वसूली और बेदखली के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व हुआ। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। बकाया आंदोलन में किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन के बीच संबंध क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन ने किसानों को राजनीतिक चेतना दी। किसान आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को जनाधार और स्थानीय समर्थन दिया। राष्ट्रवादी नेताओं ने किसान समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। कांग्रेस ने किसान मुद्दों को उठाया, जिससे किसान आंदोलन की दिशा बदली और वे राजनीतिक आंदोलन से जुड़ गए। किसान सभा जैसी संस्थाओं ने वर्गीय मुद्दों को भी राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा। इसके प्रभाव क्या पड़े? किसान आंदोलनों और राष्ट्रवादी आंदोलनों की एकता से ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा। किसानों में आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। कांग्रेस और किसान आंदोलनों के बीच सहयोग ने आजादी की लड़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया। किसान समस्याओं को राष्ट्रीय राजनीति विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1920 से 30 के दशक में यूपी और बिहार में राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन ने एक दूसरे को सशक्त किया। राष्ट्रवादी नेतृत्व ने किसानों को राजनीतिक चेतना और आंदोलन का हिस्सा बनाया। वहीं किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को ग्रामीण आधार और व्यापक जन सहयोग प्रदान किया। इस एकता ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और शक्ति को गहराई प्रदान की। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस सरकार की क्या उपलब्धियां रही। इसमें लिखेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था लागू हुई। 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों यूपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में सरकारें बनाई। 1939 में WWII में भारतीयों को बिना सहमति शामिल करने पर विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 1937 और 39 के बीच कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां: कृषि और किसानों के लिए कदम, जमींदारी शोषण, बेदखली और भारी लगान पर नियंत्रण के प्रयास किए, भूमि राजस्व में कटौती की और बकाया करों की वसूली को स्थगित कर दिया। किसानों को कर्ज राहत देने के लिए डेब्ट रिलीफ एक्ट पारित किया। किसानों की स्थिति सुधारने हेतु सुधारात्मक कदम भी उठाए गए। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, प्रेस, भाषण और संगठन की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। राजनीतिक बंदियों को राजनीतिक जो बंदी बनाए गए थे उस टाइम पे उनको रिहा किया और ब्रिटिश दमनकारी कानूनों को कमजोर किया गया। मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लिए प्रयास, मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटों में कमी लाने पर ध्यान दिया गया। औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु कदम उठाए गए और श्रम संगठनों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। बात करें सामाजिक सुधार की तो अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास किए, छुआछूत पर रोक और हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कानूनों को लागू किया।
प्रशासनिक सुधार की बात करें तो प्रशासन को जनता के करीब लाए, पुलिस प्रशासन में सुधार और जनता पर अत्याचार को रोकने के लिए कदम उठाए, अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। इसकी कुछ सीमाएं हैं। केंद्र में ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने के कारण सीमित शक्तियां रही। गवर्नर को विशेष अधिकार प्राप्त होने से कई बार निर्णय लागू करने में कठिनाई हुई। WWII में बिना भारतीयों की अनुमति के भारत को युद्ध में झोंकने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, जिससे सुधार कार्य अधूरे रह गए थे। इसके प्रभाव की बात करें तो जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ गई। कांग्रेस ने प्रशासन चलाने की क्षमता को साबित करके दिखाया। ग्रामीण किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गों में राष्ट्रवाद को मजबूत किया। ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दिया गया कि भारतीय स्वशासन सक्षम है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1937 से 39 के बीच कांग्रेस सरकार ने सीमित अधिकारों और संसाधनों के बावजूद किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने, शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने में सफलता पाई। इन उपलब्धियों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति विश्वास और सहयोग को मजबूत किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि एशिया और अफ्रीका में जो यूरोपीय उपनिवेशवाद था उसके बारे में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी विशेषताएं वगैरह बताएंगे, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद स्थापित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेशों से संसाधन और सैनिक लिए जाने पर असंतोष बढ़ा। राष्ट्रवाद, आत्मसम्मान और सुशासन की भावना का विकास हुआ। सोवियत क्रांति 1917 और एशिया देशों में शिक्षा के प्रसार ने भी आंदोलन को प्रेरित किया। बात करें प्रमुख विशेषताओं की तो राष्ट्रीयता का उदय, अपनी संस्कृति, भाषा और सुशासन की रक्षा के लिए लोग इकट्ठा हुए। राजनीतिक आंदोलन और दलों का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी 1927, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1912। किसानों और मजदूरों का योगदान, गरीबी, करों, भूमि और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई किसानों और मजदूरों ने। नेताओं की भूमिका की बात करें तो गांधी, सुकर्णो, क्वामे नक्रुमा, हो ची मिन्ह, इन्होंने बहुत योगदान दिया। विविध रणनीतियों की बात करें तो कहीं अहिंसात्मक आंदोलन हुए जैसे भारत में, कहीं सशस्त्र संघर्ष हुए जैसे केन्या में माओ माओ विद्रोह और अल्जीरिया। औपनिवेशिक सत्ता की कठोर दमनकारी नीतियां, जिनके बावजूद आंदोलन में वृद्धि हुई। एशिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, भारत असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन हुए भारत में। इंडोनेशिया में जापानी आक्रमण के बाद स्वतंत्रता आंदोलन, 1945 में स्वतंत्रता मिली। और वियतनाम फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हुआ ये संघर्ष। बात करें चीन की तो मांचू शासन के पतन के बाद उपनिवेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष हुआ और कम्युनिस्ट आंदोलन भी। फिलीपींस की बात करें तो स्पेन और बाद में अफ्रीका के खिलाफ भी संघर्ष हुआ। अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की बात करें तो घाना क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में 1957 में पहला उप सहारा अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुआ। केन्या माओ माओ विद्रोह हुआ 1952 से 60 में। अल्जीरिया फ्रांसीसी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा 1954 to 62 में। कांगो, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को क्रमिक स्वतंत्रता आंदोलन हुए और नेल्सन मंडेला और ANC ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। बात करें इसके कारण की तो आर्थिक शोषण और गरीबी,
क्या क्या कारण थे? एक तो आर्थिक शोषण और बहुत गरीबी थी, शिक्षा और जागरूकता का प्रसार हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थीं और संयुक्त राष्ट्र व विश्व जनमत का समर्थन मिला था आंदोलनों को, राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों का नेतृत्व भी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन राष्ट्रीय चेतना, स्वायत्ता और समानता की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। उन्होंने उपनिवेशवाद के पतन और नई स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे एशिया और अफ्रीका के राजनीतिक इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद से क्या हुआ था? लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना बढ़ी थी और धीरे धीरे उनमें जागरूकता फैली और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्तियों से, जैसे कि 1857 का विद्रोह के बारे में बताएं। तो क्या था, कैसे शुरू हुआ? भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्तियां अर्थ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय जनता की असंतोष की पहली अभिव्यक्तियां राष्ट्रवाद के बीज के रूप में देखी गई। मतलब किस तरीके से शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रवाद। शुरुआती रूप में यह सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असंतोष के रूप में प्रकट हुआ। शुरुआती अभिव्यक्तियों में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 और पॉलीगर विद्रोह 1795 टू 1805, वेल्लोर विद्रोह 1806। विभिन्न किसान और जनजातीय विद्रोह, संथाल, भील और कोल आदि विद्रोह शामिल थे इसमें। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष का परिचय दे दिया कि लोग कहीं ना कहीं उनसे बहुत नाराज हैं। अब बात करें 1857 के विद्रोह की, तो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, सामंतों और किसानों में असंतोष, सैनिकों में कारतूस और वेतन संबंधी असंतोष और धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों से असंतोष फैला हुआ था। घटना कुछ ऐसी हुई कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेतृत्व का प्रतीक बनाया गया। विद्रोह उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में फैला। कानपुर, झांसी, अवध, बिहार आदि में ये गया। राष्ट्रवाद का स्वरूप 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली व्यापक अभिव्यक्ति माना जाता है। इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया, किसान, जमींदार, सैनिक और शहरी वर्ग। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर स्वदेशी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय भेदभाव को पीछे छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध एकता देखी गई। इसकी कुछ सीमाएं थी कि विद्रोह संगठित और राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकीकृत नहीं था, नेतृत्व बिखरा हुआ था और स्पष्ट वैकल्पिक शासन की योजना नहीं थी। संचार और संसाधनों की भी कमी थी। इसके महत्व की बात करें तो भारतीय समाज में पहली बार अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश शासन ने भी इसे सिपाही विद्रोह कहने की कोशिश की, लेकिन भारतीय इतिहास में इसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी माना गया। इसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मानसिकता तैयार की। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति थी, जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़े वर्ग को एक मंच पर लाया। यद्यपि यह पूर्णतः राष्ट्रव्यापी और संगठित नहीं था, फिर भी इसने राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये वाला टॉपिक मैं MHI 09 में भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, कुछ स्टूडेंट्स ने, तो हम इसमें भी इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी मैं आपको बार बार यही बोलूँगी, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, चाहे डबल स्पीड में, क्योंकि उस वीडियो में भी कुछ आंदोलन करवाए हैं जिन पे शॉर्ट नोट आने की पूरी संभावना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जब हुआ था, तो तुर्की पर ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद
तुर्की के जो खलीफा हैं उनकी शक्तियों को समाप्त करने की योजना बनाई गई। भारतीय मुसलमान खलीफा को इस्लाम का धार्मिक प्रमुख मानते थे, इसलिए उनकी सत्ता समाप्त होने से उनकी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई। भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार से खलीफा की सत्ता की रक्षा की मांग की। इसी संदर्भ में खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 का जन्म हुआ। खिलाफत आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो आंदोलन की प्रकृति धार्मिक रूप से प्रेरित थी, किंतु ब्रिटिश विरोध और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गई। इसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी जैसे नेता इससे जुड़े। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव की बात करें तो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुसलमानों में असंतोष बढ़ा। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में मुस्लिम समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ाया। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की भूमिका रही। गांधी जी का समर्थन की बात करें तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने का निर्णय लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करके ब्रिटिश सत्ता पर व्यापक दबाव डाला जा सके और ज़्यादा दबाव डाला जा सके। मुसलमानों की व्यापक भागीदारी। खिलाफत आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कर न देना आदि में मुसलमान सक्रिय रूप से शामिल हो गए। जन आंदोलन का विस्तार। असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन में परिवर्तित करने में खिलाफत आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त सभाएं और यात्राएं। खिलाफत नेताओं ने असहयोग आंदोलन के नेताओं के साथ मिलकर संयुक्त सभाएं और यात्राएं की, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक प्रेरणा से उत्पन्न आंदोलन था जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुस्लिम समुदायों का असंतोष प्रकट करता था। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाया और राष्ट्रवादी आंदोलन को विस्तार और गहराई प्रदान की। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है असहयोग आंदोलन पे भी आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है। ये भी मैंने MHI 09 में डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देख लो। 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश में इसने क्या करा? असंतोष फैलाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और खिलाफत आंदोलन के मुद्दे ने आंदोलन की एक बेस तैयार कर दिया, एक आधार तैयार कर दिया। गांधी जी ने असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन के सहयोग से इनकार करने का आह्वान किया। क्या हुआ असहयोग आंदोलन की शुरुआत? देखो, गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को स्वीकार करा। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? सरकारी उपाधियां और सम्मान को त्यागना, सरकारी नौकरी त्यागना, अदालत और स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्त्र और खादी के उपयोग को बढ़ाना, शराब और नशे की चीज़ों का बहिष्कार करना, भारतीय संस्थाओं और पंचायती संस्थाओं को मजबूत करना। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? गांधी जी के नेतृत्व में जनता को व्यापक रूप से जोड़ना, किसानों, श्रमिकों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और आंदोलन में अहिंसा को केंद्र में रखना।
असहयोग आंदोलन की समाप्ति की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी कांड हुआ था, जब क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड, जब आंदोलनकारी वहां से जा रहे थे तो क्या किया था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और फिर लोगों में हिंसा हो गई थी। लोगों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो ये क्या हुआ, इसने हिंसात्मक रूप ले लिया। तो गांधी जी ने आंदोलन को वहीं रोककर उसे वापस ले लिया और कहा जनता अभी अहिंसा का पालन करने में सक्षम नहीं है। और जिससे क्या हुआ था, बहुत सारे जो राजनीतिक नेता हैं वो नाराज भी हो गए थे। असहयोग आंदोलन का महत्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला जन आधारित और व्यापक आंदोलन बना। ब्रिटिश शासन के नैतिक आधार को चुनौती दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास का संचार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और अंग्रेजी सत्ता के विरोध में अहिंसक संघर्ष की परंपरा और मजबूत हो गई। इसकी कुछ सीमाएं रही। कैसे, आंदोलन अचानक से स्थगित हो गया तो क्या हुआ, जनता में निराशा फैल गई थी। जो चरमपंथी नेता थे और चरमपंथी नेता और कांग्रेस में क्या हो गया, फिर मतभेद हो गया, आपसी टकराव हो गया। स्वतंत्रता तुरंत प्राप्त नहीं हो सकी। वो सोच रहे थे बस अभी मिलने ही वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ और कुछ क्षेत्रों में हिंसात्मक घटनाएं भी देखने को मिली। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। इसने भारतीय जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित कर स्वदेशी स्वावलंबन और अहिंसा पर आधारित संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ाया। हालांकि यह आंदोलन अपने तात्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव को और अधिक मजबूत किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सारे क्वेश्चंस भी मैं फिर से आपको कह रही हूँ, MHI 09 वाली वीडियो को एक बार देख लेना, चाहे डबल स्पीड से देख लेना। उसमें मैंने कुछ आंदोलन बताए हैं जो कि इस पेपर में आ सकते हैं शॉर्ट नोट के रूप में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और देखते रहे GK बैंक।